नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आपकी नजर। न्यूज पंच में खबरों की करेंगे पूरी पड़ताल, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर है हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो न्यूज पंच में आज हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है और मुश्किल में ममता के विश्वास नजर आ रहे हैं। विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ साथ न्यूज पंच में हमारी जो अगली खबर होगी वो है जंग में भी नहीं रुकेगा भारत, नॉन स्टॉप होगा व्यापार। अब भारत ने क्या तैयारी की है और कौन सा चला है मास्टर स्ट्रोक, विस्तार से आपको इसके बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा एक और खबर न्यूज पंच में होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि किम जोंग का पावर शो दागी नॉन स्टॉप मिसाइलें। अब इस पावर शो का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, विस्तार से करेंगे इस पर भी चर्चा। तो आइए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी सरगर्मियां हैं तो वहीं दूसरी ओर ईडी का शिकंजा। ताजा मामला ममता के विश्वास पात्र बिस्वास और जॉय कामदार से जुड़ा हुआ है। ईडी ने बल्लीगंज स्थित बिस्वास के आवास पर और बेहाला स्थित सन एंटरप्राइजेस के एमडी जॉय कामदार के आवास पर छापेमारी की है। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर मामला है क्या। तो एक्शन मोड में है ईडी और कोलकाता में ईडी ने यह छापेमारी कार्रवाई की है। हिरासत में सन एंटरप्राइजेस के एमडी बेहाला में जॉय कामदार के घर पर ईडी पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। सोना पप्पू सिंडिकेट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो एक्शन मोड में है ईडी और बेहाला में जॉय कामदार के घर पर यह कार्रवाई हुई है। सोना पप्पू सिंडिकेट केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला, ये मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ और इसीलिए ईडी ने किया है एक्शन। बैंक स्टेटमेंट को लेकर के पूछताछ की गई है। जॉय के जवाब से असंतुष्ट है ईडी और इसीलिए छापेमारी कार्रवाई की गई है। जॉय और विश्वास दोनों के ही ठिकानों पर ईडी ने अपनी ये छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब मुश्किल में है ममता के विश्वास। क्यों है मुश्किल में और क्यों है ईडी का शिकंजा, ये भी आपके साथ कर लेते हैं साझा। दरअसल शांतनु सिन्हा के आवास पर ईडी ने अपनी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हिरासत में सन एंटरप्राइजेस के एमडी को लिया गया है और मुश्किल में ममता के विश्वास साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शांतनु सिन्हा का आवास जहां पर पहुंची ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की और इतना ही नहीं बल्कि 3 ठिकानों पर ईडी ने ये छापेमारी कार्रवाई की है। अब ये पूरे मामले को अगर हम देखें तो कैसा ये काला पीला मामला है वो बता दें। दरअसल कोयला घोटाले मामले में ये आरोपी हैं ममता बनर्जी के बेहद ही करीबी बताए जाते हैं शांतनु। जी हाँ, ये बहुत करीबी हैं, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र व्यक्ति हैं विश्वास। और हाल ही की अगर हम बात करें तो पार्थ चटर्जी का मामला, पार्थ चटर्जी के घर पर भी छापेमारी हुई। तो आपको बता दें कि किस तरह से ममता की और ममता के विश्वास पात्र लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। अब जिस सोना पप्पू सिंडिकेट का हमने जिक्र किया उसको भी समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ये जो मामला है ये वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है और पूरे सिंडिकेट की अगर हम बात करें तो पैसों की हेराफेरी से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आता है। विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू का ये गिरोह है। संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में ये पूरा सिंडिकेट है। जी हाँ, संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही थी और इसी शक शंका के चलते ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। सिंडिकेट कमा रहा था अवैध रूप से पैसा और इस पैसे के लेन देन की वजह से ही छापेमारी कार्रवाई की, पूछताछ की गई और कार्रवाई को ईडी ने अपनी आगे बढ़ाया। सोना पप्पू वर्तमान में फरार चल रहे हैं लेकिन उनसे जुड़े हुए लोग और उनकी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, ईडी ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब नहीं हुई है सोना पप्पू की फिलहाल गिरफ्तारी, लेकिन संभावनाएं ये भी बन रही हैं कि सोना पप्पू की गिरफ्तारी भी जल्द होती हुई नजर आएगी क्योंकि ईडी के शिकंजे से कोई भी बच नहीं पाएगा। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एक तरफ चुनाव को धार देते हुए तमाम उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, अपने अपने दावे और अपने अपने वादों के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईडी का शिकंजा भी लगातार जारी है। अवैध गतिविधियों में जो लोग जो सिंडिकेट संचालित कर रहे थे
उनके खिलाफ ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। ताजा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे, ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, छापेमारी कार्रवाई की है, क्या क्या दस्तावेज खंगाले गए हैं या फिर पूछताछ जो हुई है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? संध्या, देखिए, ये जो सारे मामले हैं, ये जो जमीन है उस जमीन को इलीगली कब्जा कर कर, उस पर सरकारी जमीन हो चाहे निजी जमीन हो, उस पर इलीगली कब्जा कर कर उस पर जो कंस्ट्रक्शन बनाने का आरोप है। इसी मामले को लेकर पहले सोना पप्पू, जब कार्रवाई शुरू होने के बाद सोना पप्पू के पास गया, क्योंकि सोना पप्पू का लिंक यही था कि जो जमीन हड़प करने वाले जो काम है वो सोना पप्पू करते थे। लेकिन जमीन तो हड़प की है सोना पप्पू, उन्होंने दिया किसको? यहाँ पे नाम आता है जय कामदार का, जो एक बिल्डर है और जो कंस्ट्रक्शन यानी जो हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, मल्टी राइज जो बिल्डिंग होते हैं, उसका काम करते हैं कि कंस्ट्रक्शन, बड़ा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है इनका। तो जय इस कामदार के जो बैंक के जो बही खाते हैं उनको जब देखा गया, जांच किया गया, तो उसमें काफी बड़े अंकों का लेन देन आया और वो पैसा कहां से आया, कहां गया, इन सारी बातों को लेकर कई बातें सामने आए, जिस बातों को लेकर यह समझने की कोशिश किया गया कि जमीन तो सोना पप्पू के पास से सोना पप्पू ने हड़प करके दिया, उसमें कंस्ट्रक्शन बनाया जय कामदार ने। लेकिन इस बीच पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया? क्यों इन लोगों को जो लोकल सिविक बॉडीज है वहां से कैसे परमिशन मिला? तो इसी के चलते पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं किया? तो इसके चलते शांतनु सिन्हा विश्वास का नाम आया, जो कालीघाट के बहुत दिनों से ओसी रह चुके हैं। कालीघाट का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि कालीघाट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निवास है। जो शांतनु विश्वास कौन है? अभी मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी देखते हैं और डी है। और इसी के चलते शांतनु सिन्हा विश्वास तो और वेलफेयर जो बोर्ड है उसका भी वो सरगना माने जाते हैं शांतनु सिन्हा विश्वास। तो इसी के चलते सिन्हा विश्वास का लिंक शांतनु सिन्हा विश्वास और देवाशीष कुमार का नाम कहां से जुड़ा? क्योंकि जो सिविक बॉडीज है, देवाशीष कुमार कौन है? रासबिहारी के एमएलए हैं और कोलकाता कॉर्पोरेशन के मेयर काउंसिल के मेंबर हैं। तो इसी को लेके इस पूरे चेन में जो पिछले कई दिनों से जो जांच हो रही है, इस पूरे चेन को एस्टेब्लिश करते ही जा रही है। अभी शांतनु सिन्हा विश्वास अपने दोनों घर पे छापामारी अभी चल रहा है, वहां पे नहीं है। जॉय कामदार को डिटेन किया गया है क्योंकि वो सहयोग नहीं कर रहे थे। और अभी का सबसे बड़ा डेवलपमेंट आपको बता दूं, संध्या, तारकेश्वर की सभा से, चुनावी रैली से ममता बनर्जी ने इस पूरी बात पर रिएक्ट किया है, अपना कमेंट रिएक्शन दिया है। उनका कहना यह है, और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ममता बनर्जी पूरी चेन को एस्टेब्लिश कर दिया है। उन्होंने कैसे शुरू किया? उन्होंने पहले बोला कि कुछ दिन पहले मेरे जो इनकम टैक्स देखते थे मीराज शाह, उनके पास छापामारी हुआ। मीराज शाह के घर छापामारी हुआ था, ये खबर सामने आया था। इस हिसाब से आया था कि मीराज शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो सीएम के चार्टर्ड अकाउंट है। सौरभ, लेकिन यहाँ पर ये भी तो समझना होगा कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी ईडी की या सीबीआई की कार्रवाई होती है, छापेमारी कार्रवाई होती है, उसमें तार जो है वो ममता बनर्जी से या फिर टीएमसी से जुड़ते हुए ही नजर क्यों आते हैं? देखिए, ये नजर क्यों आते हैं, पहले ये इसका एक बड़ा कारण है कि पिछले 15 साल में चाहे सिंडिकेट राज हो, चाहे जमीन पर कब्जा करना हो, इन सारे मामलों में कई सारे घटना ऐसे घटे हैं जिसमें बार बार टीएमसी के छोटे बड़े मझले नेता का नाम सामने आया है। अब इस पूरे मामले में टीएमसी का पहला कहना था कि ये सारे चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है। देवाशीष कुमार कहा था कि ये चुनाव से पहले दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन आज ममता बनर्जी ने क्या कहा? संध्या, ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास ईडी गया, फिर आप देवाशीष कुमार के घर ईडी गए, और फिर आप मेरे सिक्योरिटी जो देखते हैं उसके पास आप गए हो। तो ये मेरे वाला उंगली कौन दिखा रहा है? ममता बनर्जी दिखा रहा है। इन सारे बातों को अगर आप सीधे तौर से देखिए तो जांच हो रहा है, सरकारी बेसरकारी जमीन किसने हड़प किया ये तो अलग मामला था जी। तो कह सकती थी कि ये जो जमीन हड़प किया है उसका मामला है, उससे आप मुझे क्यों जोड़ रहे हो? उल्टा सीएम कह रही है कि तुम मेरे सिक्योरिटी ऑफिसर के घर गए हो, तुम मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर गए हो, तुम मेरे देवाशीष कुमार के घर गए हो, तो ये मेरा वाला जो
कॉइनेज है बिल्कुल, यानी कि ममता बनर्जी अपने ही बयान में खुद ही उलझती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं प्रेस को, सुनवा देते हैं। ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल। लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से। जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है। नहीं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ भाई, 2023 का जो बिल था, उस 2023 के बिल में भी तो ये सारी बातें लिखी थी। अगर आप लोगों ने वो बिल पढ़ा हो तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन in the house of the people, the legislative assembly of the state and the legislative assembly of national capital territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation। ये लिखा है भाई, यानी कि डिलिमिटेशन तो होना ही था। तो आज किस बात का शोर मचा रहे हैं, आज किस बात का विरोध कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। हम तो बिल के तो समर्थन में हैं। अगर बिल के समर्थन में है और डिलिमिटेशन के पक्ष में नहीं है तो 2023 में तो ये पास हो चुका है। जब 2023 में जिस चीज को आपने पास कर दिया तो आज किस बात का विरोध कर रहे हैं, इस बात का तो हमें जवाब दें। आपने दूसरी पॉइंट कही कि भाई 543 पे होना चाहिए तो हम राजी हैं। आप ये बताइए, एक और तो आप कह रहे हैं कि जी दक्षिण के राज्यों की सीटें कम नहीं होनी चाहिए, पुरुष जो जनप्रतिनिधि है उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए, सीटें कम नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे एक आज बात कहना चाहती हूँ, 543 में से यदि 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देते हैं तो वो 180 पुरुष प्रतिनिधियों की कंसेंट तो लेके आइए कि कौन लोग महिलाओं के हक में अपनी सीट छोड़ने वाले हैं। एक भी नहीं छोड़ेगा। ये सबसे बेस्ट फार्मूला था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया, जो विन विन पोजीशन थी। किसी का नुकसान नहीं, किसी एक का भी नुकसान नहीं। दक्षिण के राज्यों को बढ़ी हुई सीटें मिली, रीजनल पार्टीज को अपना रिप्रेजेंटेशन मिला, महिलाओं को अपना 33% आरक्षण मिला और पुरुष प्रतिनिधियों को भी अपनी फुल सीटें मिली कहीं पे भी। और जो वर्षों से, यानी कि 1971 से लेकर अब तक जो आपकी सीटें फ्रीज हुई थी, जो सीट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन था जो फ्रीज हो गया था, वो अब जाके जब खुला है तो ये मौका है जिस समय हमें सीट बढ़ानी ही चाहिए। जब 1971 में सीटें 543 तय की गई थी, उस समय तो देश की जनसंख्या 50 करोड़ थी। आज 150 करोड़ पे आप पहुंच रहे हैं, तो कैसे 543 पे आप काम करेंगे। ये सारे विषय जो हैं ये देश की जनता समझ रही है, जान रही है, विशेष रूप से महिलाएं, क्योंकि एक एक शब्द जो उन्होंने कहा, कोटे में कोटा, मुस्लिम महिलाओं को कोटा दीजिए, आप ओबीसी का कोटा दीजिए। अरे मैं आपसे पूछती हूँ भाई, ओबीसी कोटा जनरल रिजर्वेशन में तो है नहीं, आप महिलाओं के कोटे में कैसे बात कर रहे हैं। आप पहले जनरल में तो ले आइए, जब आपकी सरकारें थी आप लाए क्या। आज आपको सब कुछ चाहिए,
आज आपको प्लेन रोटी नहीं खानी, परांठा चाहिए, मक्खन चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? आज कम से कम बेसिक अथॉरिटी तो दीजिए महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने की। आप वो नहीं देना चाहते क्योंकि आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। बहुत ही हितैषी बन रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के। जब ट्रिपल तलाक पास हुआ था तब क्यों विरोध किया था, अगर इतने हितैषी हैं तो? जब शाहबानो केस में कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया था तब ये कांग्रेस क्या उस कानून को आपने उल्टा नहीं किया? तो आपके अंदर का प्यार जागा नहीं? तब आपकी संवेदनाएं जो थी वो खुली नहीं महिलाओं के प्रति, मुस्लिम महिलाओं के प्रति? आज बहुत प्यार दिखा रहे हैं आप लोग। ये केवल और केवल इनका जो संकुचित सोच है, जो डर है, जो भय है, वो भय ये है क्योंकि ये लोग मठाधीश बनके जिन सीटों पे बैठे हैं, आज 50-50 लाख की पॉपुलेशन की सीटें हैं, तो इनको भय है कि हमारे परिवार की महिलाएं जिन सीटों पे काबिज हैं या हम लोग जिन सीटों के मठाधीश हैं, कल को एक साधारण सी महिला आके हमारे सामने चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए तो हम क्या करेंगे? वो भय, वो डर जो वर्षों से सत्ता को अपने पंजे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अभी आप सुन रहे थे, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि विपक्ष महिला विरोधी है, महिला हितैषी नहीं है। और इसकी बानगी लोकसभा में जब महिला आरक्षण बिल की बात हुई और मतदान हुआ तो उसके महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट नहीं करके विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो महिला के हित की, महिला के हक की बात नहीं करते हैं और अपना चरित्र, अपना चेहरा भी उजागर कर दिया पूरे देश की महिलाओं के सामने, पूरे देश के सामने। फिलहाल न्यूज पंच पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब बात करते हैं भारतीय सुरक्षा कवच की। वैश्विक तनाव के बीच भारत ने अपने जहाजों को सुरक्षा कवच देने का बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल को मंजूरी दे दी है। ये पुल जहाज, माल, तीसरे पक्ष और युद्ध जोखिम को कवर करेगा, जिससे सस्ता बीमा, आत्मनिर्भरता और शिपिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं समुद्र में भारत का दमदार दांव। तो समुद्र में भारत का ये दमदार दांव है, भारत का मास्टर स्ट्रोक है। वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत ने चला है ये मास्टर स्ट्रोक। भारत समुद्री बीमा पुल को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ, इसके निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है कैबिनेट के माध्यम से। और अगर देखें तो 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी भी प्रदान करता है ये। कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिली है। बीमा और जोखिम प्रबंधन क्षमता को मजबूत बनाने का काम भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से किया गया है। अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिर कौन से जोखिम होंगे इसके तहत कवर, जो भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो जहाज के ढांचे और इंजन को नुकसान, यानी कि अगर जहाज के ढांचे को या फिर इंजन को नुकसान पहुंचता है तो ये बीमा उसे कवर करेगा। जहाज पर लदे हुए कार्गो की सुरक्षा भी होगी। और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में होने वाला नुकसान भी इसके तहत कवर होगा। अब तीसरे पक्ष की बात, तीसरे पक्ष के प्रति कानूनी देनदारियां, तेल प्रदूषण, टक्कर या मलबा हटाना, ये सब कुछ ये कवर करता है। क्रू चोट और वापसी खर्च को भी अपने आप में समाता है, यानी कि कवर करता है। तो ये ऐसे तमाम तरह के जोखिम हैं जिनको कवर करता हुआ ये नजर आएगा। तो समुद्री बीमा पुल, इसके माध्यम से भारत ने चला है मास्टर स्ट्रोक। भारत ने अपनी मजबूती को प्रदर्शित करने का काम किया है। भारत सरकार ने, केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब व्यापार पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा वो भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। तो शिपिंग की बात करते हैं। शिपिंग लागत के कम होने की उम्मीद इससे सीधे सीधे बढ़ जाती है। भारत में समुद्री अंडरराइटिंग का विकास होगा। जी हाँ, और इसके साथ साथ अंडरराइटिंग के विकास के अलावा अगर हम देखें तो दावों के प्रबंधन और कानूनी विशेषज्ञता को भी और भी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी।
तो भारत किस तरह से अपने लिए इस पुल के माध्यम से पाल बांधता हुआ नजर आ रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये है भारत का मास्टर स्ट्रोक। वैश्विक तनाव हम लगातार देख रहे हैं, फिलहाल पश्चिम एशिया में किस तरह के हालात हैं, तो वैश्विक तनाव का भारत पर किसी भी तरह का प्रभाव अभी भी नहीं पड़ा है और भविष्य में भी ना पड़े, इसको लेकर के भारत ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता आंचल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, हम लगातार कह रहे हैं कि भारत ने मास्टर स्ट्रोक चला है, अब इस मास्टर स्ट्रोक को विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि भारत किस तरह से और भी समुद्री ताकत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। संध्या, वैसे कि हमने ग्राफिक्स में बताया और इसमें साफ तौर पर ये 3 अहम बातें हैं। पहली बात ये कि कैसे जब हम शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने की बात करते हैं, दूसरी बात जो पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है, अब इसमें जो आपके मालवाहक जहाज हैं उनके रिस्क एपेटाइट को और कम करना है ताकि कोई जोखिम ना हो और आपके मालों की जो माल की आवाजाही है वो सुरक्षित तौर पर हो पाए। और तीसरी सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पर ये है कि किस तरह से जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, बहुत सीधी सी आम भाषा में ये कि इंश्योरेंस का मतलब होता है एक कवर प्रदान करना है, एक अम्ब्रेला नेट प्रदान करना आपको, और ये जो इंश्योरेंस पूल है ये इसी तरह का नेट प्रदान कर रहा है आपके उन जहाजों को जो बंदरगाहों से यानी कि जिस ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसको सुदृढ़ करने में जब शिपिंग सेक्टर अहम भूमिका निभाता है। अब इस वक्त की जरूरत क्यों है? वजह यह कि पश्चिम एशिया में जिस तरह से हमने तनाव का माहौल देखा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरह से जहाजों का आवागमन हुआ, अब ऐसे में नुकसान ना हो और उस नुकसान अगर वो होता भी है तो वो नुकसान कम से कम हो, इसको लेकर सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है जहां पर रिस्क टेकिंग एपेटाइट को कम किया गया, आपके शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और सबसे अहम यहाँ पर ये है क्योंकि जिस तरह से समुद्री रास्तों से हम समुद्री व्यापार को सुरक्षित करते हैं, क्योंकि इसी वजह से हमारे देश के कई अन्य देशों के साथ सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक टाइज मौजूद हैं, उस लिहाज से ये बड़ा कदम है। और साथ ही साथ समुद्री कारोबार को जब हम सुरक्षित संरक्षित करने की बात करते हैं, उसके विस्तारीकरण का जिक्र करते हैं, उस लिहाज से भी ये इंश्योरेंस पूल मैरीटाइम सिक्योरिटी के इतिहास में बहुत उल्लेखनीय प्रगति के साथ जब आगे बढ़ेगा। तो इस पूरे पूल से आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जब हम व्यापार की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किसी दो देशों में जब व्यापार के हम डॉलर्स की बात करते हैं तो वो आर्थिक ढांचा समुद्र से अगर होकर जाता है तो उसके लिए सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है। 10 वर्षों के लिए, जैसे कि आपने अपने उस ग्राफिक्स में भी बताया कि ये पूरी की पूरी योजना होगी। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ये बहुत अहम है कि ग्लोबल सप्लाई चेन बिना रुके चले, क्योंकि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड होती है तो जब हम वैश्विक स्तर पर अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में दबाव देखते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्ट हो रहा है। और इसमें किस तरह से समुद्री अगर आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल सप्लाई चेन आराम से चले, उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, उस लिहाज से बड़ा कदम सरकार द्वारा उठाया गया है। और आंचल, कहते हैं ना कि बारिश से पहले पाल बांध लेनी चाहिए, तो ये उसी तरह का BMI पुल है जिसको लेकर के कैबिनेट ने मंजूरी दी है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ, न केवल आज की तैयारी बल्कि भविष्य की तैयारी के साथ भी भारत खड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जिस तरह से पश्चिम एशिया में अभी हालात चल रहे हैं और उससे इतर भी अगर हम देखें, अगर हम घरेलू मोर्चे पर देखें तो भारत बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है। और इसीलिए भारत ने, चाहे जब हम LPG की निर्बाध सप्लाई की बात करते हैं या जिस तरह से तेल पर निर्भरता की वजह से कई देशों में संकट का सामना कई देश कर रहे हैं, लेकिन भारत ने हमेशा उससे पहले त्वरित कदम उठाए और ये हमने देखा भी। और उसी लिए खास तौर पर माल की जब हम बात करते हैं जहाज की, इसमें तीसरा पक्ष भी इन्वॉल्व है, उसे सुरक्षा कवच देने के लिहाज से ये अम्ब्रेला नेट बेहद जरूरी है। और ये खाली पश्चिम एशिया के तनाव की बात नहीं है संध्या, आने वाली किसी भी ऐसी ग्लोबल टेंशन से निपटने के लिए भारत का ये बड़ा कदम, समुद्री अगर व्यापार की बात करें, समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, सामरिक हितों को संरक्षित करने के लिए भी ये बड़ा कदम जो भारत ने उठाया। और सबसे बड़ी बात है कि वैश्विक तौर पर अगर कुछ भी उथल पुथल हो, निश्चित तौर पर अगर कुछ भी उथल पुथल होती है तो उससे निपटने के लिए भी भारत पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
और आइए अब रुक कर लेते हैं न्यूज पंच की हमारी अगली खबर का। दरअसल उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस साल का ये 7वां और अप्रैल का चौथा मिसाइल टेस्ट है। इस हरकत के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और इसके साथ ही जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर इन मिसाइलों के डेटा की जांच में भी जुट गए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के कड़े नियमों के तहत उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन किम जोंग उन इसे अपनी आत्मरक्षा का नाम देकर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। उत्तर कोरिया की यह हरकत ऐसे वक्त में हुई है जब अगले ही महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि किम जोंग उन अपनी ताकत दिखाकर इस बड़ी बैठक पर दबाव बनाना चाहते हैं। तो ग्राफिक के जरिए भी इस पूरी खबर को आपको विस्तार के साथ बता देते हैं, इसका हर एक पहलू। तो किम जोंग का ये पावर शो है। समुद्र में दागी गई है बैलिस्टिक मिसाइलें, जिससे बढ़ गई है टेंशन कम नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच भी टेंशन लगातार जारी है और उसके बीच नॉर्थ कोरिया ने अपनी ताकत दिखाने के मकसद से ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई है और इसके साथ साथ इसी महीने की अगर हम बात करें तो ये चौथा परीक्षण है, चौथा मिसाइल लॉन्च है। और अगर पूरे साल की अगर हम बात करें तो ये 7वां मिसाइल लॉन्च है। जी हाँ, लगातार उत्तर कोरिया अपनी ताकत बताने के लिए मिसाइल लॉन्च कर रहा है और वजह बताई जा रही है आत्मरक्षा। अब क्या हो सकता है इसका मकसद, कुछ खास तथ्य भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है उत्तर कोरिया की तरफ से। तो वैश्विक मंच की अगर हम बात करें तो वैश्विक मंच पर अपनी ताकत को दिखाना इसकी प्रमुख वजह निकल करके सामने आ रही है। माना जा रहा है कि वैश्विक मंच पर उत्तर कोरिया अपनी कैपेबिलिटी दर्शाना चाहता है, सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी को दर्शाना चाहता है और बताना चाहता है कि वो किस तरह से अपने आप को आत्म सुरक्षा के साथ लेकर के खड़ा है। यूएस साउथ कोरिया मीटिंग की भी खबर सामने आ रही थी और यही माना जा रहा है कि इसी बीच इस बैठक की खबर जो आई, संभावित मीटिंग होने वाली है और इस बैठक की खबर के बीच ही उत्तर कोरिया ने ये कदम उठाया है, मिसाइलें दागने का काम किया है। अब ये भी जान लेते हैं कि चिंता किन किन की बढ़ गई है। चिंता में साउथ कोरिया और जापान आ गए हैं। चिंता में साउथ कोरिया, जापान है क्योंकि सिनपुर शहर के पास से ये मिसाइल लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह का वो समय था जब समुद्र की ओर दागी गई मिसाइलें और करीब 140 किलोमीटर तक जापान उड़ी हैं। अब सोशल मीडिया की अगर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर जापान की तरफ से भी बयान सामने आया है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जिस तरह का कदम उठाया, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है, उसके बाद टेंशन तो बढ़ी ही है। तो जापान की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि हम लगातार अलर्ट पर हैं। अगर उत्तर कोरिया इस तरह की कोई भी कार्रवाई करता है तो हमने पहरेदारी को बढ़ा दिया है, हम अलर्ट पर हैं। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही।